Yes. So now this is the sample question paper given by CBSE for the year 2023-2024. Fine. Let's solve this. तो सबसे पहले हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट करेंगे, है ना. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ क्या है कि टेंशन नहीं लेनी है आपने. सबसे पहली बात, इसमें बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे, बट वो ये नहीं टेस्ट करना चाहते कि आपको कितने ज़्यादा वर्ड्स की मीनिंग एग्जैक्टली आते हैं. यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझ. क्या आपको वह वर्ड उस सेंटेंस में समझ में आ रहा है, ये उसका टेस्ट है. ठीक है. और सेंटेंस से वर्ड काफ़ी आइडिया लग जाता है, उसका आसपास का आप पढ़ोगे आपको आइडिया लग जाता है. और ये उस चीज़ का टेस्ट है, ना कि ये कि आपको कितने वर्ड रटे हुए हैं. इतने वर्ड कोई रटता भी नहीं है. आधे से ज़्यादा वर्ड के आइडिया ही लगाया जाता है. तो टेंशन नहीं लेनी है. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट स्टडिंग पोइट्री कैन बी अ रोलर कोस्टर राइड. नहीं पता, कोई बात नहीं. दिस जर्नी इज पंक्चुएटेड बाय मोमेंट्स ऑफ प्रोफाउंड अप्रिसिएशन फॉर सिंपलर पीसेज एंड इंटरमिटेंट फ्रस्ट्रेशन तो पता होगा, विद मोर कॉम्प्लेक्स वर्क्स. भाई अब इतने सारे वर्ड आ गए, क्या करें. कोई बात नहीं, आपको 2-3 पैराग्राफ भी नहीं समझ में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे. क्वेश्चंस क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स स्टडिंग पोएट्री. ये एक लाइन का आंसर नहीं है. ये जब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि जो ऑथर है उसका पोएट्री को लेके क्या एटीट्यूड है. इतना तो हमें नहीं भी आते हो वर्ड, हम समझ जाएंगे कि वो किस एटीट्यूड का, वो अच्छा बोल रहा है, उसे बुरा बोल रहा है, उसे क्रिटिसाइज कर रहा है, पॉजिटिव ले रहा है, नेगेटिव ले रहा है. ठीक है. तो वो हम समझ जाएंगे, तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है. क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होता है, ना कि एग्जैक्ट इसी लाइन से आ जाएगा. ठीक है. ओवरऑल समझ आना चाहिए कहना क्या चाहता है, वहाँ आप गलत नहीं होने चाहिए. ये ओवरऑल क्या कहना चाहता है, पूरा का पूरा रीडिंग पैसेज, वो आपको समझ आना चाहिए. मेन लाइन टू लाइन नहीं भी समझ आए, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. एक बीच में स्टैंजा नहीं समझ आ रहा, 2 नहीं समझ आ रहे, कोई बात नहीं. ठीक है. किसी को नहीं आता पूरा समझ में. एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट स्टडिंग पोइट्री कैन बी अ रोलर कोस्टर राइड. ठीक है. हम बाद में आइडिया लगा लेंगे रोलर कोस्टर राइड, बट फिर भी आप आइडिया लगा सकते हो. रोलर कोस्टर क्या होता है, वो जो क्या होता है, इस तरीके से जो एक झूला होता है जो इस तरीके से चलता है. ठीक है. पता है तो अच्छी बात है, आप आइडिया लगा सकते हो. जर्नी इज पंक्चुएटेड बाय मोमेंट्स ऑफ प्रोफाउंड. पंक्चुएशन क्या करता है, रोकता है ना चीज़ों को. तो ये जो जर्नी है बीच बीच में इसके क्या होता है, प्रोफाउंड अप्रिसिएशन फॉर सिंपलर पीसेज, इंटरमिटेड फ्रस्ट्रेशन. इंटरमिटेड नहीं पता तो भी फ्रस्ट्रेशन होता है. विथ मोर कॉम्प्लेक्स वर्क है, हमें पता है. लेट्स बी रियल हियर. सम पोएम्स आर जस्ट प्लेन कन्फ्यूजिंग. ये कह रहा है कि कन्फ्यूजिंग होते हैं पोएम. No amount of rereading seems to help decipher the intended meaning. चलो नहीं पता हमें डिसाइवर और इंटेंडेड, समझ आ रहा है ना कि वो कुछ नेगेटिव सा बोल रहा है अबाउट पोएट्री, कि पोएट्री बड़ी कई बारी पोएट्री बहुत कंफ्यूजिंग होती है, चाहे आप उसकी रीडिंग करो वो डिसाइफर ही नहीं हो पाती है, इंटेंडेड मीनिंग ही नहीं समझ में आता है उसका. ठीक है. डिसाइफर मतलब उसको हम डिकोड ही नहीं कर पाते हैं. Puzzlement that result from such instances can be both vexing and demotivating. चलो vexing नहीं पता था ना, तो इसीलिए यहाँ demotivating दिया है. इससे हमें ये पता लग रहा है कि vexing भी कोई पॉजिटिव वर्ड नहीं होने वाला है, demotivating के साथ लिखा है. तो वैसे vexing प्रिंसेस सेप्टेम्बर नाम के चैप्टर में आया था. vexed फील कर रही थी 8 sisters and vexed means worried. देते वैसे इधर उधर NCERT के ही वर्ड्स हैं. If solving a riddle is what was intended, then playing sudoku, ये पता होना चाहिए न्यूज़पेपर में जो आता है पजल सा सॉल्व करने के लिए, is a better option. One is led to ponder if obscurity was the goal. चलो नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, ये लाइन नहीं समझ आई हमें, है ना. ponder, one is led to ponder if obscurity was goal. मैं नहीं समझा भी नहीं रही हूँ इसलिए क्योंकि नहीं आया एग्जाम में समझ, फिर क्या करें, वहाँ कोई नहीं है समझाने वाला, तो हमें छोड़नी भी है चीज़ें. कोई बात नहीं, लाइन नहीं समझ आया, इतना हमें समझ आ गया कि वो नेगेटिव टोन में बात कर रहा है अबाउट पोएट्री. ही इज़ नॉट अ फैन ऑफ पोएट्री, ही फाइंड्स इट कन्फ्यूजिंग. एक ही लाइन कैच कर ली मैंने यहाँ पे बस कि कन्फ्यूजिंग है. आगे देखो. कन्वर्सली, चल नहीं पता. सम पीसेज रेजोनेट विद रीडर्स सोल, स्टिरिंग फीलिंग्स ऑफ वार्मथ, happiness and connection to the world.
Often these compositions center on themes that are universally understood, such as love, nature, or faith. Being able to actually understand what the poet is trying to say can feel like a little victory and is welcomed and is a welcome relief after grappling with more perplexing poetry. काट ही दिए मैंने वर्ड, जाने दो, नहीं आते नहीं आते, एक दिन में हम सीख भी नहीं सकते इतने सारे वर्ड. यहाँ क्या कह रहा है कि सम पीसेस, अब ये पॉजिटिव हो गया है, आपको पता लग गया क्योंकि उसने वार्मथ बोला, हैप्पीनेस बोला, कनेक्शन, अच्छी अच्छी चीज़ें बोली है उसने यहाँ पे, लव, नेचर, फेथ, एक भी नेगेटिव चीज़ बोली ही नहीं. क्यों पॉजिटिव हो गया? क्योंकि कहता है सारी, देखो सम पोएम्स कंफ्यूजिंग हैं बट सम जो पीसेस हैं, कुछ जो पोइट्रीज हैं वो अच्छी भी हैं, वो वार्मथ लाती है, हैप्पीनेस लाती है, कनेक्शन टू वर्ल्ड लाती है. मैं यहाँ क्या आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आप वो सीखो. मैं क्या सिखा रही हूँ कि काट दो भाई, नहीं आता जो वर्ड काट दो, जाने दो, दिख ही नहीं रहा, अंधे हैं हम. हमें जो दिख रहा है, मैंने वार्मथ कैच कर लिया, हैप्पीनेस कर लिया, मैंने ये लाइन कैच कर ली, ठीक है, यही वो टेस्ट कर रहे हैं. ट्रस्ट मी, ये इतना जो ये इतने सारे डिफ़िकल्ट वर्ड है ना, ये जिसने बनाया है शायद वो भी एक बार को हर चीज़ का मीनिंग नहीं बता पाएगा. ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें किसी और सेंस में बोली हैं, कैसे बोली हैं, आपको हर चीज़ नहीं समझ आ सकती. तो आप अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होगे कि यार क्या दे दिया, वो क्या ही देगा एग्ज़ाम में. दे वॉन्टेड टू कैच द मीनिंग. पैराग्राफ वाइज आप मीनिंग निकालो. फर्स्ट पैराग्राफ में उसने बोला कुछ पोएट्रीज बकवास है, कंफ्यूजिंग है, फिर बोला कि कुछ पोएट्रीज अच्छी भी हैं. तो ध्यान रहे, बैलेंस करके चल रहा है, टोन पे ध्यान रखना उसकी, किस टोन में वो चल रहा है. नेगेटिव ही चल रहा है, नहीं तारीफ भी कर रहा है. थर्ड को पढ़ लो. तब तक आप रीड करने की कोशिश करो, इसमें क्या जा रहा है वो. ठीक है. देन देर आर पोएम्स दैट आर इमोशनली चार्ज्ड. इतना आपको आइडिया लगाना आना भी चाहिए, इमोशनली चार्ज्ड है. ठीक है, इमोशनली मतलब बहुत पावरफुल है वो. वंस दैट मेक द रीडर कर्ल अप इन अ बॉल एंड क्राई. चल, कर्ल अप इन अ बॉल नहीं पता मुझे, मैंने काट दिया. क्राई पता है मुझे कि कुछ पोएम रुला देती हैं. और जंप अप, कुछ जंप अप मतलब इतना एक्साइटेड कर देती है कि आप खुश होने लग जाते हो. या फिर डाउन विथ जॉय, जॉय से भर देती है. वन इज लेफ्ट इन ऑ ऑफ द पोएट्स एबिलिटी टू कन्वे इमोशन. पोएट की एबिलिटी इमोशन कन्वे करने की थ्रू वर्ड्स. आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ हमें. लेट्स नॉट फॉरगेट द डाउन राइट वियर्ड पोएम्स. वियर्ड हमें मालूम है, कुछ पोएम्स बड़ी वियर्ड होती हैं. These are the ones that defy categorization and leave the reader to their own devices in attempting to interpret meaning. जब सेंटेंस इतने लंबे हो जाते हैं ना, तो धीरे धीरे मीनिंग हमें समझ आना बंद हो जाता है. तो टेंशन की बात नहीं है, जितना समझ आया. क्या बोला कि ये वो वाली पोएम होती है जो वियर्ड वाली होती है ना, ये वो वाली होती हैं जिनकी कोई कैटेगराइजेशन नहीं होती. ठीक है, कैटेगरी उसकी नहीं होती है और खुद ही हमें इंटरप्रेट करना पड़ता है उसके मीनिंग को. ना वो फनी है, ना वो हैप्पी है, ना वो रुलाने वाली पोएम है, कैटेगरी नहीं है. चलो नहीं भी आया होता इस लाइन का मीनिंग, कोई बात नहीं, जाने दो. द ऑथर्स यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज एंड अनकन्वेंशनल इमेजरी कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ बिविल्डरमेंट. वैसे देखो ये वर्ड आने चाहिए 10th तक आपको. बिविल्डरमेंट इज अ सिनोनिम ऑफ सरप्राइज्ड एंड इमेजरी इज अ पोएटिक डिवाइस. इन क्लास 10th यू नो, इमेजेस पेंट करना आइज के सामने. दैट इज आइदर इंट्रीगिंग, नहीं पता भाई, और ऑफ पुटिंग, नहीं पता बट पता आ रहा है कि ऑफ पुटिंग, कुछ ऑफ नेगेटिव. रिगार्डलेस द रीडर कैन अप्रिशिएट द यूनिकनेस ऑफ द वर्क. अच्छा, यहाँ पे क्या टोन पकड़ा उसने, यहाँ उसने बहुत सारी वेराइटी ऑफ पोएम की बात करी और एंडिंग क्या करी कि यूनिक होती है. जो भी पोएम है एट द एंड अपने आप में यूनिक होती है. कुछ वियर्ड भी होती हैं, कुछ रुला देती हैं, कुछ हंसा देती हैं, खुश कर देती है. ठीक है, बट सब यूनिक होती है. तो ध्यान रहे, वो बुराई ही नहीं कर रहा है, अच्छाई भी कर रहा है, बैलेंस करके चल रहा है. Despite the wide range of emotions and reactions that come with studying poetry, it can be rewarding pursuit. Wide range है, अलग अलग इमोशन रिएक्शन है. ठीक है, हमें आ गया समझ. हमें नहीं चाहिए इसका मीनिंग, हमें आगे आइडिया लग गया. Not only does reading poetry allow me to appreciate the artistic beauty of the written world, but also enables ones to develop crucial critical thinking. Artistic beauty समझ आ रही है हमें, beauty होती है, art है, poetry, critical thinking हमारी अच्छी thinking अच्छी कर रहा है,
एनालिटिकल स्किल, एनालिटिकल पैराग्राफ होता है, एनालाइज करना किसी चीज़ को, है ना, वो स्किल बनाता है हमारी पोएम। जब हम पढ़ते हैं हम एनालाइज करते हैं। अनलॉकिंग अ पोएम्स मीनिंग कैन फील लाइक क्रैकिंग अ कोड। अनलॉकिंग, ये पता है तुम्हें, पोएम को अनलॉक करना, समझना, इट्स लाइक अ क्रैकिंग अ कोड, सॉल्विंग अ पजल, बट द सेंस ऑफ accomplishment derived from mastering a challenge piece can be deeply gratifying। कुछ अच्छा ही कह रहा है कि जो अकम्पलिशमेंट हमें फील होती है ना जब हम मास्टर करते हैं, एक चैलेंज की तरह लगता है हमें पोएम को का मीनिंग समझना, कुछ हिडन है उसके अंदर, तो वो चीज़ बड़ी ही ग्रेटिफाइंग, मतलब कि रिवॉर्डिंग, अच्छा फील कराती है। Impressing an English teacher with well-analyzed poem can be a source of pride and validation। क्या कहता है, इंग्लिश टीचर को इम्प्रेस करना है अगर आपको अपनी स्किल्स से, तो आप एक पोएम को अगर अच्छे से एनालाइज करके बता दो ना, उसका डीप मीनिंग आप समझा दो, सिम्बलिज्म समझा दो उसका, तो आपको बड़ा ही प्राइड फील होगा। वैलिडेशन मतलब अप्रूवल, वैलिडिटी, आपको ऐसे लगेगा टीचर ने तारीफ करी। ओवरऑल स्टडिंग पोइट्री इज लाइक अ बॉक्स ऑफ मिक्स्ड चॉकलेट्स, यू नेवर नो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। ठीक है, यू नेवर नो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, बहुत सारे चॉकलेट, आपको नहीं पता आपने जो उठाया उसका कौन सा फ्लेवर है, बट वेदर इट इज कॉम्प्लेक्स, इमोशनल, सिंपल और जस्ट डाउनराइट वियर्ड, there are always something to be gained from the experience. So let's applaud all poets out there for making us laugh, cry, scratch our head and occasionally feel like genius। ठीक है, वही एंड में क्या बोला है, जैसी भी पोएम हो, जो भी हो, अच्छी बात है, हम एक जीनियस की तरह फील करते हैं आफ्टर रीडिंग द पोएट्री, क्योंकि हम उसके मीनिंग को ढूंढ के निकालते हैं, हम मेहनत करते हैं उसमें। इट मेक्स अस लाफ, क्राई। देखो अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, ये हमने 5 पैराग्राफ पढ़े, बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड आए, मैंने काट दिया उन वर्ड को। आई डोंट रियली केयर अबाउट दोज वर्ड्स। मुझे अगर अभी भी बोलोगे, मेरे को पता समझ है, मुझे पूरे 5 स्टैंजा समझ आ चुके हैं बिना वर्ड मीनिंग को डिक्शनरी में ढूंढे। और मैंने आपको मीनिंग भी नहीं बताया, मैंने ऑब्सक्योरिटी बताया ही नहीं आपको, डिसाइफर बताया था बट इंटेंडेड बताया नहीं, 2 बार आया इंटेंडेड बट मैंने बताया ही नहीं आपको मीनिंग, ज़रूरत नहीं लगी मुझे। परप्लेक्स्ड, ग्रैपलिंग, नहीं, हमने इसको मीनिंग निकालने की कोशिश ही नहीं करी। देन ऑल्सो वी हैव अंडरस्टूड दिस पैसेज, सो दैट इज़ द कॉन्फिडेंस यू शुड हैव कि भाई डिफ़िकल्ट भी है तो मैं वर्ड्स पकड़ लूँगा, कैच कर लूँगा वो क्या कह रहा है। और अगर आप यहीं पे वीक पड़ गए, आपने सोचा अरे यार बड़ा डिफ़िकल्ट है, ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, फिर आप इतने बेमन से पढ़ोगे, वो कुछ समझ नहीं आने वाला। और आपको पता है आगे इसके 10 क्वेश्चन हैं, 10 नंबर हैं इसके, 10 या 8 जितने भी है, 8 नंबर है, मजाक थोड़ी है 8 नंबर। सो आप इसको सीरियसली लो एंड चलो अब क्वेश्चन करते हैं, निकल ही जाएगा, 8 में से हम 5 तो कर ही लेंगे, इतनी हमें अंडरस्टैंडिंग है। तो लेट्स स्टार्ट, आप खुद ही देखो क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स स्टडिंग पोएट्री। देख लो, ये तो बहुत आसान है, ऑथर किस एटीट्यूड के साथ लिख रहा है पोइट्री के बारे में। फाइंड्स पोइट्री टू बी फ्रस्ट्रेटिंग एंड मीनिंगलेस। देखो जानबूझ के वो 2 वर्ड देते हैं कि फ्रस्ट्रेटिंग, चल बच्चे को नहीं पता हो, वैसे पता होना चाहिए 10th क्लास के बच्चे को, मीनिंगलेस तो पता होगा, एंडेवर जाने दे नहीं पता, काट दिया मैंने। फाइंड्स पोइट्री टू बी फ्रस्ट्रेटिंग एंड मीनिंगलेस, यही है ही मीनिंग, एंडेवर लगा दिया था उन्होंने, एंडेवर होता है चीज़, ठीक है, पोइट्री एक फ्रस्ट्रेटिंग एंड मीनिंगलेस चीज़ है, हाँ, उसके बिना भी काम चल रहा है। वी हैव इनफ थिंग्स। Believe that the emotional roller coaster of studying poetry is not worth the effort। जाने दे, ये अगर नहीं भी समझ आया, not worth the effort। समझ आ रहा है कि पोएट क्या ऐसा सोचता है कि पोएम को समझना है वर्थलेस है, इसमें एफर्ट डालो ही मत। क्या वो उसको फ्रस्ट्रेटिंग एंड मीनिंगलेस समझता है? ए और बी समझ आ गया। सी recognizes द चैलेंज ऑफ स्टडिंग पोएट्री, चैलेंज है पोएट्री पढ़ना, बट ऑल्सो एक्नॉलेजेस द रिवॉर्ड्स। एक्नॉलेज, नॉलेज, मानना, किसी चीज़ को मानता है कि हाँ रिवॉर्ड, एक्नॉलेज नहीं पता तो भी चल जाएगा, है ना, कि रिवॉर्ड है, बैलेंस है। ये हमेशा बैलेंस वाला आंसर ही यूजुअली सही होता है, ठीक है। ये एक्सट्रीमली उसको बोल दिया, ए ने क्या बोला, उसको एक्सट्रीमली बुरा बोल दिया, बी ने उसको क्या बोल दिया, बुरा बोल दिया, सी ने बैलेंस बनाया, ठीक है, चैलेंजिंग है बट रिवॉर्डिंग भी है, रिटर्न में भी हमें काफ़ी कुछ मिलता है। डी फील्स पोएट्री इज़ टू ऑब्सक्योर। देखो ऑब्सक्योर का मीनिंग नहीं बताया ना, कोई बात नहीं, टू लगा दिया, टू मतलब वेरी, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम आंसर्स कभी नहीं होते, आंसर हमेशा बीच में, बीच की कोई बात होगी
किसी भी चीज़ को एकदम ही घटिया और एकदम ही अच्छा नहीं बोलेंगे. टू ऑब्सक्योर, कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा. हम कैसे एब्स्ट्रैक्ट फॉर एवरेज पर्सन टू अप्रिशिएट. एवरेज पर्सन उसको अप्रिशिएट मतलब उसको समझ ही नहीं पाता है. ठीक है, ये नहीं पता, इतना भी नहीं पता, तो भी एवरेज पर्सन अप्रिशिएट नहीं कर पाता है. टू ऑब्सक्योर है वो. ईजी तो नहीं ही बोलेंगे, आइडिया लगाना है. ठीक है, ऑप्शन कौन सा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? जो बीच का आंसर दे रहा है, दैट इज सी. बैलेंस करके चल रहा है. ये देखो अब लिखने वाला आ गया. व्हाट इज द टोन ऑफ द राइटर? भर भर के टोन पूछते हैं. टोन आपको पता होना चाहिए. आप से अगर कोई सामने वाला ढंग के टोन में बात नहीं करता तो आप उससे लड़ लेते हो. क्यों? आपको टोन रीड करनी आती है. टीचर की भी टोन रीड करनी आती है. फ्रेंड किस टोन में बात कर रहा है आपको पता है. तो ऑथर किस टोन में बात कर रहा है, ठीक है, ये बताना है इन लाइंस में वो किस टोन में बात कर रहा है. इन द गिवन लाइंस फ्रॉम पैराग्राफ 1 रैशनलाइज योर रिस्पॉन्स. रैशनलाइज क्या होता है ये पता होने चाहिए. अब ये वर्ड कुछ ऐसे हैं जो क्वेश्चंस में आते हैं. लिख देते जस्टिफाई, लिख देते रैशनलाइज. क्या होता है रैशनलाइज? रैशनल नंबर पढ़ा है हमने मैथ्स में. रैशनलाइज करो, बेसिकली जस्टिफाई. कुछ नहीं, इसका मतलब भी वही है, जस्टिफाई करो. अब सफाई दो. आप जो कह रहे हो उस बात की सफाई पेश करो, अपनी बात को प्रूव करो. 40 वर्ड में अपनी बात को प्रूव करो. अगर मैं कह रही हूँ कि इस लाइन में ऑथर का टोन काफ़ी, टोन पे ध्यान देना. टोन कैसा? टोन हैप्पी सैड नहीं होता है. टोन होता है या तो क्रिटिकल. क्रिटिकल मतलब किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, किसी की बुराई कर रहा है, मतलब बैलेंस, बुराई अच्छाई कर रहा है. अपने दोस्त को आप क्रिटिसाइज कैसे करते हो? उसकी अच्छाई और बुराई बता के. ठीक है. एंड टोन कैन बी अप्रिशिएटिव, किसी को अप्रिशिएट कर रहा है. ठीक है. टोन कैन बी नेगेटिव. तो ऐसे वर्ड आते हैं उसमें. तो लाइन देख लो फिर अपना आंसर बता देना. क्या है लाइन? इफ सॉल्विंग अ रिडल इज वॉट वॉज इंटेंडेड देन प्लेइंग सुडोको इज बेटर. वन इज लेट टू पॉन्डर इफ ऑब्सक्योरिटी वॉज गोल. ठीक है. चलो अभी डिफ़िकल्ट है, मीनिंग नहीं पता क्योंकि इसमें वर्ड ज़्यादा हैं, है ना. मैं नहीं कह रही कि सारे क्वेश्चन हमसे हो जाएंगे. उसके लिए एक्चुअली में नॉलेज चाहिए, अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको आने ही चाहिए. ठीक है. अब ये क्वेश्चन दिया है अबव एवरेज वालों के लिए. पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं कि सब कर लें. कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो वो चाहते हैं कि सिर्फ अबव एवरेज वाले करें, वरना तो सब टॉपर बन जाएंगे ना. तो ये क्वेश्चन है अब जिसका अच्छा ब्रेन चलता है उसके लिए. इज सॉल्विंग अ रिडल इज वॉट वॉज इंटेंडेड, पता होना चाहिए यहाँ पे. बट चल कोई नहीं. कह रहा है कि इफ़ लगा दिया. अगर सॉल्विंग अ रिडल ही करना था हमें तो हम प्लेइंग सुडोको नहीं कर सकते थे क्या? ये बेटर ऑप्शन नहीं था? आइडिया हम लगा सकते हैं इंटेंडेड के बिना भी. सॉल्विंग रिडल ही अगर हमें करना था तो हम बैठ के न्यूज़पेपर में सुडोको नहीं खेले जो हम यहाँ पे पोएम को बैठ के सॉल्व करें. इसी टाइप का. अब ये छोड़ दो, ये नहीं भी समझ आया तो हमें कैच कर लिया हमने मीनिंग. ये अच्छा वो इसमें क्या कर रहा है, इसमें वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, पोएट्री की मजाक बनाने की कोशिश कर रहा है, उसकी बुराई कर रहा है कि भाई हमसे इतना रिडल मत सॉल्व करवाओ, पजल्स. तो इसको क्या लिखें? क्रिटिसाइज करना बोलते हैं वैसे इसको, किसी की कमियां गिनवाना. तो ये क्रिटिसाइज कर रहा है यहाँ पे पोएट्री को. इसके अलावा भी आप कुछ लिख सकते हो. क्या लिख सकते हो आप देख लो. एंड इसका रीज़न भी तो लिखना है, तो बिकॉज लगा के लिखोगे. द पोएट इज़ क्रिटिकल. ठीक है. एंड या आप अगर ऐसे भी लिख दोगे तो मार्क्स मिल सकते हैं. दैट द पोएट इज़ टॉकिंग नेगेटिवली अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द पोएम. दैट हाउ अ पोएम हैज़ मैनी डीप मीनिंग्स. और ऊपर से उठा लो ना कुछ कुछ लाइनें, जैसे यहाँ पे उसने लिखा है. एंड इट फील्स लाइक दैट वी आर क्रैकिंग अ कोड और सॉल्विंग अ पजल. ठीक है. वी हैव टू अनलॉक द मीनिंग ऑफ द पोएम विच इज़ डिफ़िकल्ट एंड इट रिक्वायर्स आवर क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स. ठीक है. इतना भी लिख दो. कितने 2 मार्क्स का होगा शायद, कि क्रैकिंग अ कोड जैसा है, सॉल्विंग अ पजल जैसा है, इसीलिए पोएट ने ऐसा बोला है. Complete the sentence appropriately. The author's use of vivid imagery in paragraph
3 such as curl up in the ball and cry, jump up and down with joy, greatly affects the reader because विविड नहीं पता, इमेजरी तो पता होना चाहिए ना, पोएम में आती है इमेजरी, जो हमारे सामने वो इमेजेस पेंट करवा रहा है ना पैराग्राफ 3 में, जैसे अ पर्सन इज कर्ल अप इन, अ पर्सन फील्स लाइक कर्लिंग अप इन अ बॉल एंड क्राइंग, ठीक है, एंड समटाइम वी फील लाइक जंपिंग अप एंड डाउन विथ जॉय। तो आपके सामने नज़र के सामने भी दिख रहा होगा कोई खुश है, जंपिंग अप एंड डाउन विथ जॉय। इट ग्रेटली अफेक्ट्स द रीडर, यह रीडर पे प्रभाव छोड़ रहा है। क्यों छोड़ रहा है, क्या लिखे बताओ भी यहाँ पे, सोचो। क्योंकि यह सामने वाले की इमोशंस को और अच्छे से बता रहा है। बिकॉज क्या लिख दे, सिंपल से वर्ड में लिखेंगे, बिकॉज इट प्रेजेंट्स द इमोशंस ऑफ अ पर्सन, और फैंसी लैंग्वेज लिखना है, इट रिफ्लेक्ट्स द इमोशंस ऑफ अ पर्सन, और सिंपल लिखना है, इट शोज हाउ द पर्सन इज फीलिंग, ठीक है। तो आपने मीनिंग समझना है कि ये वर्ड, ये लाइंस क्यों यूज़ किए हैं पोएट ने, ये दिखाने के लिए कि एक इंसान कैसा फील करता है पोएट्री को पढ़ने के बाद। कभी वो फील करता है क्राइंग जैसा, और कभी वो जॉय फील करता है। और आप अगर सेफ रहना चाहते थे तो आप उसको लेंथी खींच सकते थे, बिकॉज पीपल समटाइम्स फील लाइक क्राइंग और दे फील लाइक डांसिंग विथ जॉय आफ्टर रीडिंग द पोएम। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। द पैसेज इंक्लूड सम वर्ड्स दैट आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर फ्रॉम द सेट ए एंड ई बिलो, आइडेंटिफाई 2 सेट्स ऑफ एंटोनिम्स। ठीक है, लंबा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, कुछ नहीं बोला है इन्होंने, ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर है ना, सेट ए और ई से निकालने हैं, आइडेंटिफाई 2 सेट, अच्छा 2 सेट, ध्यान रहे, एक लिख के आ जाएंगे तो एक ही मार्क्स, आधा मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क का है। तो एंटोनिम्स निकालना है। आपको एंटोनिम नहीं आता तो ये एक सिली मिस्टेक है, 10th क्लास के बच्चे को पता होना चाहिए। सिनोनिम होता है सेम मीनिंग वर्ड, एंटोनिम होता है एंटी, लिखा है ना इसमें, एंटी आ रहा है ना, उल्टा, एंटी वर्ड, ऑपोजिट वर्ड। कुछ नहीं, एंटी निकालना है आपको, सेट ए से ई में आपने सेट निकालना है, सेट मतलब जोड़े जो ऑपोजिट है। चलो इजी से स्टार्ट करते हैं। इमोशंस एंड फीलिंग्स, अब इसका उल्टा क्या होगा, दिख रहा है कोई इसमें उसका उल्टा? अच्छा सॉरी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, फिर से पढ़ते हैं एक बार। द पैसेज इंक्लूड सम वर्ड्स दैट आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर फ्रॉम सेट्स ए ई बिलो, ठीक है, ए से ई तक कुछ ऐसे जोड़े हैं जो ऑपोजिट हैं, तो ऐसे 2 जोड़े निकालिए। क्या इमोशन और फीलिंग उल्टे हैं आपस में? ये तो सेम है, मेरे जो इमोशंस है वही तो मेरी फीलिंग है ना। किसी को अप्रिशिएट करना और उस अपलॉड करना, अब नहीं मीनिंग पता है तो क्या करें, बट आइडिया हमें लगाने की कोशिश करनी चाहिए। अपलॉड बोलते हैं ना, होस्ट बोलता है अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉस, लेट्स अपलॉड फॉर दिस पर्सन। अपलॉस हो, तारीफ ही कर रहे हो, ताली बजा रहे हो किसी के लिए, तो अप्रिशिएट करना, अपलॉड करना, ये तो सिनोनिम है, ये यहाँ पे भी ये सिनोनिम है, सेम मीनिंग है। किसी को डिसाइफर करना, डिसाइफर करना मतलब डी कोड करना, डिकोड करना, इंटरप्रेट करना, ये भी सिनोनिम ही निकला। तो 2 पेयर निकालने थे, तो इंट्रीग एंड ऑफ पुटिंग, नहीं मीनिंग पता है बट हम क्या करें, डिफ़िकल्ट तो है, क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ हमें एक सिनोनिम एंटोनिम नहीं समझ में आता, यहाँ पे इन्होंने हमसे इतने सारों का टेस्ट करवा दिया, ठीक है, बट वो आपको चांस भी तो दे रहे हैं मार्क्स लेने के। उन्होंने कहा 2 लिख दो, 1 आता है तो आधे नंबर तो ले जाओ। एक तो मुझे दिख रहा है ना, सिंपल का उल्टा ही होता है चैलेंज, चैलेंज आसान थोड़ी होता है। एक तो मुझे दिख रहा है ना, आधे नंबर तो मिल गए। दूसरा आपके दिमाग पे, अगर आपको इसको समझ आ रहा है अच्छी बात है, नहीं समझ आ रहा तो आप
कैसे करोगे फिर, इट्स डिफ़िकल्ट फॉर यू। सो वर्ड मीनिंग थोड़े पता होने चाहिए। वर्ड्स यूजुअली एनसीईआरटी के ही होते हैं इधर उधर से। ये मैंने काट दिया बड़े कॉन्फिडेंस से, ये तो है ही नहीं, ठीक है। एक और अगर कट जाता, मान लो ये वाला, तो भी आपका 50-50 हो जाता, ठीक है। तो आधे नंबर तो हम ले जाएंगे। दूसरा, क्योंकि मुझे मीनिंग पता था तो इसीलिए इंट्रीग का मतलब होता है ऑफ पुटिंग, मतलब किसी का मूड खराब करने वाली चीज़। तो 2 सेट हो गए आपके ए एंड डी। 1 सेकेंड। चलो 5th पे आ जाओ। कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। We can say that the author's tone becomes more neutral and objective when discussing weird poems. ठीक है, लंबे लंबे क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ आते, 2 बार पढ़ा करो इन्हें। Compared to other types of poetry because, अच्छा ठीक है, we can say that author's tone becomes more neutral and objective। जाने तो नहीं समझ रहा, ऑब्जेक्टिव न्यूट्रल से आ रहा है समझ में, कि when discussing weird poems compared to other type of poetry because ऑथर जो है काफ़ी न्यूट्रल है। जो वियर्ड पोएम्स होती हैं उसकी जब वो बात कर रहा है, जब वो उसका डिस्कशन कर रहा है, तो वो कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ पोएम इस कि वो ज़्यादा बुराई भी नहीं कर रहा, बड़ा ही न्यूट्रल है, अच्छाई भी नहीं कर रहा, न्यूट्रल है। ऐसा क्यों? सोचो, ऊपर भी मिल सकता है आपको आंसर, जहाँ पे इसने उसकी बात करी थी। एक बार जाके हम रीड करेंगे तो थोड़ा बहुत तो हमें कुछ डेफिनेटली मिलेगा वहाँ पे। कहाँ गए हमारे वियर्ड पोएम्स? वियर्ड पोएम्स दिख नहीं रहा, कहाँ? ये रहा वियर्ड पोएम, ठीक है। सम पोएम आर वियर्ड। अब ये भी लिख दोगे तो मिल जाएगा मार्क्स। दैट दे डिफाई कैटेगराइजेशन एंड दे लीव द रीडर टू देयर ओन डिवाइसेस इन अटेम्प्टिंग टू इंटरप्रेट द मीनिंग, है ना। ही बिलीव्स दैट दे आर यूनिक। जो वियर्ड वाली पोएम्स होती हैं वो यूनिक होती हैं, उसमें इंसान उसकी कोई कैटेगरी ही नहीं है, तो हम कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। अपना खुद का इंटरप्रिटेशन करते हैं, खुद ही समझते हैं उसको। तो इसीलिए उसने उसकी ना तारीफ करी है ना बुराई करी है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये पोएम्स भी आपस में अपने आप में क्या होती हैं, एक तरीके से यूनिक हैं, ठीक है। तो आप इसमें से कुछ लिख भी दोगे तो हो आपको मार्क्स मिल जाएंगे ढंग से। बट अगर आपने सही तरीके से सेंटेंस को नहीं लिखा तो कटेंगे भी हाफ मार्क्स, ठीक है। आप सिंपल लिखना था तो बिकॉज दे हैव देयर ओन यूनिकनेस एंड द पोएट डज नॉट वांट टू से। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता ना तो आप एकदम सिंपल चीज़ लिख दो। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि वह उसके बारे में अच्छा भी नहीं बोलना चाहता और बुरा भी नहीं बोलना चाहता। उसको लगता है वो भी अपने जगह पे अच्छे होते हैं, वो पोएम भी अपनी जगह पे यूनिक होते हैं। तो यू कैन राइट एज कम्पेयर टू अदर पोएट्रीज ही इज़ न्यूट्रल अबाउट weird poems because he does not want to criticize it and he also don't want to appreciate it because they are also unique। और ये points आप उठा सकते हो। they also make us learn something new, है ना। reader can have their own interpretation, है ना। they can make out their own meaning, ठीक है। there is no category of these poem। इतना नहीं लिखना है, इसमें से कुछ कम भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। आगे देखते हैं, 6th देखते हैं। 6, 7, 8 3 ही रह गए हैं। बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द पैसेज एग्जामिन। अब भाई ये पता होना चाहिए, एग्जामिन एग्जामिन एग्जाम से आया है ये वर्ड, मतलब अच्छे से तहकीकात करो, ठीक है। एग्जामिन करो 40 वर्ड्स में। हाउ स्टडिंग पोएट्री कैन बी लाइक एक्सप्लोरिंग अ न्यू सिटी। घुमा के पूछा है बट कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन, ये स्कोरिंग है, ठीक है। मैं बता दे रही हूँ जो स्कोरिंग नहीं है, जो अबव एवरेज के लिए बने हैं वो थोड़े ट्रिकी होते हैं, बट हमें उसको भी सॉल्व करने का ट्राई करना होता है और खाली तो बिल्कुल नहीं छोड़ना होता है, लिखना तो होता ही है, ठीक है। जितनी आप लिख के आओगे उतना स्कोप है, आधे आधे नंबर बटते जाएंगे आपको, कुछ नहीं भी तो। बट अटेम्प्ट कैसे करना है?
हाउ स्टडिंग पोएट्री कैन बी लाइक एक्सप्लोरिंग अ न्यू सिटी। कंपेयर किया है लाइक लगा के, किसको, पोएट्री को कंपेयर किया है एक्सप्लोरिंग, मतलब पता होना चाहिए, एक्सप्लोर घूमना, एक न्यू सिटी में घूमना। भाई मेरे जैसे इंसान के दिमाग में तो बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, आपके भी आने चाहिए। पोएट्री को क्यों एक न्यू सिटी से कंपेयर किया गया है? क्योंकि पोएट्री भी कैसी है, ऊपर से वर्ड उठा लो, अपने दिमाग में नहीं है तो यही लिख दो, पोएट्री यूनिक है। अपने आप में पोएट्री क्या है, यूनिक है। इट इज़ लाइक क्रैकिंग अ कोड, है ना, विजिटिंग अ सिटी, सॉल्विंग अ पजल। ऐसा लगता है किसी नए सिटी में आए हैं। नए सिटी में क्या करते हैं हम, नई नई चीज़ें देखते हैं, वी गेट टू नो न्यू थिंग्स, वी कैन सी द न्यू वर्ल्ड, है ना, वी कैन एक्सपीरियंस new things, we can appreciate the beauty of that new city. And similarly in poem also, every poem is different, and when we start reading a poem, it has deep meanings, it has range of emotions, just like when we visit a city, जब हम किसी सिटी में जाते हैं तो हम भी रेंज ऑफ इमोशन, मतलब बहुत टाइप के इमोशंस फील करते हैं, हैप्पी, सैड, सरप्राइज्ड। ठीक है, तो आंसर एक जगह नहीं है। आंसर आपको ओवरऑल समझ आ गया ना, तो आप काफ़ी जगह से आंसर उठा सकते हो। तो वो बच्चों वाली आदत छोड़ दो, मैम आंसर कहाँ था, यहाँ था या यहाँ था, आपस में लड़ रहे होते हैं बच्चे, मैं तो ये लिख के आया हूँ, तो ये लिख के आया है, तेरा गलत मेरा। एग्जैक्ट इसका कोई आंसर नहीं है, आपको खुला छोड़ दिया गया। 40 वर्ड्स आपको दिए गए हैं, आपको एक्सप्रेस करना है अपने आप को कि क्यों पोएट्री और एक नई सिटी में घूमना सेम है, क्योंकि हम सेम इमोशंस फील करते हैं दोनों में। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको ओवरऑल मीनिंग समझ आ गया, तो आप ऐसे वाले क्वेश्चन में पक्का स्कोर कर जाओगे जहाँ पे आपको खुली छूट दे दी गई है लिखने के लिए। 7th पे आ जाओ, एग्जाम्पल्स दे दिया करो अपनी तरफ से। एग्जैक्टली ऊपर पैराग्राफ से ही नहीं मिलेगा आंसर, वो बच्चों वाला पैसेज नहीं होता, ये अंडरस्टैंडिंग वाला पैसेज होता है। What is the message conveyed by Hina's experience in the following case? अब हिना कौन है, टेंशन नहीं लेनी है, घुमा के कुछ पूछा होगा, कोई होगी। Hina spends hours trying to analyze a poem for her assignment and finally feels a sense of accomplishment and pride. नहीं पता accomplishment, पता होना चाहिए, बट नहीं पता तो pride से समझ जाओ। pride गर्व, accomplishment सक्सेसफुल फील करना। Once she understands, हिना है, पोएम को एनालाइज करने की कोशिश करी अपने असाइनमेंट के लिए, और वो अचानक से प्राइड, गर्व फील करती है जैसे ही उसको अंडरस्टैंड, जैसे ही उसको समझ आया क्या, ABCD। ये तो कर लेना चाहिए आपको, ठीक है, इजी है क्वेश्चन, बस घुमा के पूछा है कहानी बना के। गर्व कब फील करेगी, कुछ ना कुछ आंसर में पॉजिटिव होना चाहिए। ओनली दोज विथ नेचुरल टैलेंट फॉर पोएट्री शुड एंगेज विथ इट। ओनली लगा दिया, एक्सट्रीम हो गया है, सिर्फ वही लोग पोएट्री से इंगेज हों, पोएट्री में लगें जिनमें नेचुरल टैलेंट हो। ये सुनने में ही कितना स्ट्रिक्ट और एक्सट्रीम लग रहा है, ऐसे आंसर्स नहीं होते एक्सट्रीम वाले, पहले ही बता दिया। ओनली दिस, नो, नन ऑफ, नो वन, सो, वेरी, एक्सट्रीम, टू, ऐसा कुछ लगा हुआ है, टू, तो एक्सट्रीम वाले आंसर नहीं होते यूजुअली। परसिस्टेंस मेक्स स्टडिंग पोएट्री अ रिवॉर्डिंग परस्यूट। नहीं पता मुझे परसिस्टेंस, नहीं पता मुझे परस्यूट। पोएट्री रिवॉर्डिंग है, मुझे इतना समझ आ रहा है, पोएट्री रिवॉर्डिंग है, रीवॉर्डिंग मतलब कुछ हमें अच्छा फील होता है, रिटर्न में कुछ मिलता है। स्टडी ऑफ पोएट्री इज गारंटीड टू इम्प्रेस अदर, ये समझ आ रहा है, गारंटीड टू इम्प्रेस अदर। द एफर्ट ऑफ स्टडिंग पोएट्री इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिवॉर्ड्स गेन्ड। अगर मुझे इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं पता है तो फिर कैसे काम चलेगा। वैसे साइंस में यूज़ होता है कि जैसे टेम्परेचर है तो वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैथ्स में यूज़ होता है, इन्वर्स निकाल लो इसका, इन्वर्स होता है उल्टा। ठीक है, वर्ड इन्होंने इंग्लिश से ही उठाए हैं, डिक्शनरी इन्होंने इंग्लिश की ही खोली थी, मैथ्स वालों ने भी, साइंस वालों ने भी। ठीक है, इन्वर्स, इन्वर्स मतलब किसी चीज़ का उल्टा। ठीक है, एफर्ट्स ऑफ स्टडिंग पोएट्री जो है ये उल्टा है रिवॉर्ड गेन से। जितना एफर्ट लगता है पोएम को पढ़ने में और जितना रिवॉर्ड मिलता है ये उल्टे हैं, मतलब ज़्यादा पोएट्री पढ़ते हैं थोड़ा वो रिवॉर्ड मिलता है, तो ये भी एक नेगेटिव आंसर है।
प्राउड कब फील होगा? नेगेटिव चीज़ सुन के प्राउड तो फील होगा नहीं। स्टडी ऑफ पोएट्री इज गारंटी टू इम्प्रेस अदर। आधे से ज़्यादा बच्चे इस पे टिक मार के आएंगे, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी छोटी है। आप सोचो, आपकी कितनी छोटी सोच है कि आपको लग रहा है कि पोएट्री ना दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए है। यहाँ कोई हवाबाजी चल रही है। ऐसा फालतू आंसर कभी नहीं होता, ऐसा फालतू आंसर कभी नहीं होता, ऐसा फालतू आंसर कभी नहीं होता। तो मेरा तो मानना है क्वेश्चन बहुत ही ईजी है कि पोएट्री रिवॉर्डिंग परसूट होता है, फील्ड जो फील्ड हम चूज़ करते हैं, पोएट्री की फील्ड अगर आप चूज़ करोगे तो वो एक रिवॉर्डिंग फील्ड है। और हमने परस्यूट के बिना भी मीनिंग निकाल लिया था इसका। परसिस्टेंस वैसे पता होना चाहिए। क्लास 8th में चैप्टर है आपका, HPS आलूवालिया एवरेस्ट चढ़ने गए थे, उन्होंने कहा था एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड वन मोर थिंग, विल पावर। तो पता होना चाहिए आपको ऐसे ऐसे वर्ड, ऐसे ही नहीं दे देते वो, NCERT के ही वर्ड उठाते हैं। तो परसिस्टेंस होता है लगे रहना। लगे रहना, अगर आप लगे रहोगे पोएट्री में, बहुत रिवॉर्डिंग है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको ला के देगा। ये ऐसा फील्ड है, ठीक है। तो फालतू के आंसर्स टिक नहीं मारने हैं। जो ऐसे दिल को खुश करने वाले अच्छे पॉजिटिव आंसर हैं उन पे टिक मारना है। अगर क्वेश्चन भी पॉजिटिव चीज़ मांग रहा है तो, क्वेश्चन नेगेटिव चीज़ मांग रहा है तो नेगेटिव पे टिक मारना है। मीनिंग के बिना सेंस समझने से भी काम चलता है। 8th क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ये एक सेकेंड रुक जाओ, 7th कर लिया ना हमने, एंड अब हम करेंगे 8th। State whether the following lines display an example of simple, complex, emotionally charged, downright weird poem। वर्ड कहाँ से उठाए हैं? ऊपर पैराग्राफ से ही उठाए हैं। यहाँ से मीनिंग नहीं समझ आ रहा तो एक बार ऊपर पैराग्राफ पढ़ के देखना, आपको आइडिया लग जाएगा। क्या यह पोएम एक सिंपल पोएम का एग्जाम्पल है, कॉम्प्लेक्स पोएम का एग्जाम्पल है, इमोशनली चार्ज्ड, नहीं पता, इमोशनली चार्ज कोई बात नहीं, चार्ज हटा दो, इमोशनल सी पोएम है, डाउनराइट वियर्ड, डाउनराइट नहीं पता छोड़ो, वियर्ड पोएम है। ऐसी फालतू के 2-3 वर्ड लगा देते हैं, आप छोड़ दो उन्हें। क्या ये वियर्ड पोएम है, इमोशनल है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल। वियर्ड का मतलब अजीब। तो पढ़ के देख लेते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, अ न्यू डे बिगिंस, अ फ्रेश स्टार्ट, बर्ड चर्प, नेचर वेक्स अप, अ पीसफुल फीलिंग इन माई हार्ट। कितना अच्छा लगा पढ़ के। क्या मेरे को वियर्ड लगा? ये तो सबसे पहले काट दो। कॉम्प्लेक्स, क्या मुश्किल है इसमें? एक भी वर्ड मुश्किल नहीं है। चर्पिंग ऑफ बर्ड अगर आपको नहीं पता तो 6th क्लास के बच्चे को भी यूजुअली पता होता है, वो आपकी कमी है। दिस पोएम इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। इमोशनल क्यों नहीं है? क्या मुझे रोना आ गया इसको पढ़ के? अगर आप सिंपल और इमोशनल में कंफ्यूज हो तो सिंपल है ये पोएम, बच्चा भी पढ़ के समझ जाएगा। इमोशनल एज सच तो दिल खुश हुआ मेरा, बट इमोशनल होता है दुखी, मतलब रोने से लग जाना, एकदम इमोशंस भर जाना गले तक। तो इतना इन्होंने हमें रुलाने की कोई कोशिश तो करी नहीं ना। मॉर्निंग हुआ है, सनराइज हुई है, बर्ड गा रही है, दिल खुश हो गया, सिंपल सी पोएम है, ठीक है। तो 2 में कंफ्यूज हो तो देख लो कि कौन सा आंसर आप काट सकते हो। फाइन, सेकेंड वाला पैराग्राफ कल करेंगे, ये वाला।